नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कल आए थे कि कल जो है हम एक नए अध्याय से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा सर्वनाम। तो आइए देखते हैं, हम सर्वनाम पढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले सर्वनाम होता क्या है? तो आप छोटी कक्षाओं से अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे कि संज्ञा के स्थान पर वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम हो गया। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हों सर्वनाम कहलाते हैं। यानी सर्वनाम की अगर परिभाषा देखा जाए, क्या होगी? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयोग किए जाते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, रोहित अच्छा छात्र है। पकड़ रखता है, ठीक है। जैसे क्या है? रोहित अच्छा छात्र है, वह सभी विषयों की अच्छी पकड़ रखता है या सभी विषयों की पकड़ रखता है, ठीक है। जैसे क्या है? रोहित अच्छा छात्र है। अब की पुनरावृत्ति ना हो पाए इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया है? यहाँ लिख दिया गया है वह। जैसे यहाँ भी यह भी लिखा जा सकता था कि रोहित अच्छा छात्र है, रोहित सभी विषयों की अच्छी पकड़ रखता है, लिखा जा सकता था। लेकिन रोहित की जगह पे क्या लिख दिया गया? वह लिख दिया गया। तो यही कहना चाह रहा है कि वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी रोहित यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ भी रोहित होगा, यानी रोहित अच्छा छात्र है, रोहित सभी विषयों की पकड़ रखता है। तो रोहित सभी विषयों की पकड़ रखता है, रोहित को ना हटाकर यह लिखा गया कि रोहित अच्छा छात्र है, वह सभी विषयों की अच्छी पकड़ रखता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद अच्छे लेखक थे। अच्छे लेखक थे वे, या वह कह सकते हैं, या वह क्या है? हिंदी एवं उर्दू साहित्य
रखते थे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है कि मुंशी प्रेमचंद अच्छे लेखक थे। वे या वह क्या नाम है, हिंदी एवं उर्दू साहित्य की अच्छी पकड़ रखते थे। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद अच्छे लेखक थे। अभी वह के जगह पे हम यह भी चाहते थे कि क्या मुंशी प्रेमचंद लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या लगाया, वह। यानी मुंशी प्रेमचंद अच्छे लेखक थे, वह हिंदी एवं उर्दू साहित्य की क्या अच्छी पकड़ रखते थे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या है, मुंशी प्रेमचंद की जगह यहाँ पे वह लिख दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि वह शब्द या वे शब्द, ठीक है, जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर यानी मुंशी प्रेमचंद क्या है, संज्ञा है, और इनके स्थान पर किनका प्रयोग किया गया, वह का प्रयोग किया गया। ताकि अब यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट नोट में लिखेंगे कि यहाँ सर्वनाम के वाक्यों में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, सर्वनाम के वाक्यों में, सर्वनाम के वाक्यों में, क्या है, शब्दों की या संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे रोहित अच्छा छात्र है और रोहित सभी विषयों की अच्छी पकड़ रखता है, इसलिए हम रोहित को हटाकर यहाँ पे वह लिख दिए। ठीक है, रोहित को हटाकर वह लिख दिए। इसलिए क्या है, इसलिए क्या है कि सर्वनाम के वाक्यों में क्या है, सर्वनाम के वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति या शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। रोहित अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। क्या है, यहाँ रोहित की जगह पे वह लिख दिया गया। जैसे यहाँ पे क्या है, मुंशी प्रेमचंद एक शानदार लेखक थे, एक शानदार लेखक थे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। तो यहाँ पे क्या है, मुंशी प्रेमचंद हटाकर यहाँ पे वह लिख सकते हैं। वह क्या है, हिंदी और उर्दू साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। ठीक है, हिंदी व उर्दू साहित्य पर क्या रखते थे, अच्छी पकड़ रखते थे। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। सर्वनाम के अगर प्रकार देखा जाए, ठीक है, सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो सर्वनाम शब्दों के कुल 11 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वनाम के शब्दों के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो शब्दों के प्रकार की कौन कौन से होते हैं, जैसे मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, 11 मानी जाती है। ठीक है, अगर हम सर्वनाम के प्रकार की बात करेंगे तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम इसके मूल शब्दों की बात करेंगे, यानी सर्वनाम के मूल शब्दों की बात करेंगे, तो कुल कितनी संख्या होती है, 11 शब्दों, मतलब 11 मानी जाती है। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जैसे क्या है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, कोई, कुछ। तो ये जो है सर्वनाम की क्या है, मूल शब्द की संख्या है। सर्वनाम की क्या है, मूल शब्दों की संख्या है। इसमें क्या है, टोटल 11 है। जैसे और अगर इसके हम प्रकार पढ़ेंगे, तो प्रकार में अगर पढ़ेंगे सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे सर्वनाम के 6 भेद ही होते हैं। जैसे अब क्या है, मैं और तू। ठीक है, मैं और तू का प्रयोग कहाँ होता है, मैं और तू का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। ठीक है, जो सो का प्रयोग क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। उसी प्रकार यह वह का क्या होता है, प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। ठीक है, और उसी प्रकार क्या है, आप का प्रयोग, आप यानी स्वयं की बात हो रही, तो यानी इसका निजवाचक में होता है। कौन क्या, कौन क्या, कौन क्या से ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्नवाचक होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है। कोई कुछ, कोई कुछ यानी कोई आया होगा या कोई जाएगा। ठीक है,
वह कुछ सामान लिया है। ये कोई निश्चित तो नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। ये इसलिए ये क्या है, इसलिए ये अनिश्चित वाक्य सर्वनाम में इसके अंतर्गत आएगा। वो ये कुछ जो है क्या है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो जब आपसे पूछा जाए मूल सर्वनाम में सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, आप 11 बताएंगे। 11 में कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके प्रकार की बात करेंगे, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, प्रकार या सर्वनाम की संख्या। तो सर्वनाम के प्रकार या भेद कितने हो जाएंगे, सर्वनाम की कुल भेद 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, पहला क्या होता है, पहला निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम होता है, चौथा चौथा क्या होता है, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, पांचवा निजवाचक सर्वनाम होता है, और छठा क्या होता है, छठा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम के अंतर्गत कुल 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कुल 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है, क्या है, पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो छठा क्या है, छठा है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत कुल 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक एक की बात करेंगे। पहले हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको जो है एक नाम से और जानते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, यानी निश्चयवाचक को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है क्या, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या नाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की बात करें तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं, यानी उसके बारे में स्पष्ट जानकारी कराते हैं, वह क्या हो जाते हैं, वे निश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं। जैसा निश्चित शब्द से ही पता चल रहा है कि क्या है, इसका कोई निश्चित संकेत मिलता होगा। ठीक है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके पहले नोट, यह निकट या दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं, यह निकट और दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यानी यह निश्चय है, यानी यह निश्चित है कि यह पुस्तक मेरी है, मेरी है, तो इसलिए क्या है यह। और हमने बताया ना कि हमेशा क्या है, जैसे निश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आपको यह वह, यह वह, ये वे मिल सकते हैं। ठीक है, यह वह और ये वे शब्द मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे उदाहरण देखते हैं, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, तो क्या है, यह निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो जब वह मेरा घर है तो ये मैं निश्चित दावे से कह रहा हूं कि वह मेरा घर है। कहीं ना कहीं ये निश्चित है, या निश्चित बता रहा हूं, या सही संकेत कर रहा हूं, तो क्या हो गया, तो वह जो है वह मेरा घर है। उसी प्रकार यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान
मेरे भाई का है, तो यानी यह निश्चित है कि यह मकान मेरे भाई का है। ठीक है, यह निश्चित है कि यह मकान मेरे भाई का है, वही कहना चाह रहा है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी यह संकेत निश्चित है कि यह मकान मेरे भाई का है, यह संकेत हम करके बता रहे हैं क्योंकि यह निश्चित है, यह सही है। ठीक है, यह मकान। उसी प्रकार आगे देखेंगे, वह बहुत अच्छा लड़का है, यानी जब हम उसके बारे में जानते हैं इसीलिए हम पूरे दावे या निश्चित के साथ कह रहे हैं कि वह लड़का अच्छा है। नहीं जानते तो हम नहीं कहते। उसी प्रकार वे छात्र स्कूल जा रहे हैं या स्कूल में हैं। ठीक है, और जैसे ये फूल बहुत सुंदर है, ये फूल बहुत सुंदर है, यानी फूल को हम देख रहे हैं, वह अच्छा लग रहा है, उसकी ओर संकेत करके हम बता रहे हैं कि क्या है, ये फूल अच्छा है। यानी यानी क्या है, वे शब्द जो निश्चित या निश्चित की ओर संकेत करते हैं वही क्या कहलाते हैं, वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये उदाहरण आपके। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसी प्रकार देखेंगे कि इन वाक्यों में प्रयुक्त यह वह, ठीक है, जैसा हमने बताया इन वाक्यों में अक्सर जो है क्या है, उदाहरण जो है यह वह से शुरू होते हैं, क्योंकि क्या है, जो हमने बताया था कि टोटल जो भेद होते हैं क्या है, सर्वनाम के शब्दों के जो संख्या होती है वो क्या होती है, वह 11 होती है। यह वह क्या होता है, यह वह जो होता है वह किसके अंतर्गत आता है, वह आता है क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ लिखा है कि इन वाक्यों में प्रयुक्त यह और वह सब किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, यह वह निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इसलिए यह क्या होगा, निश्चयवाचक है। जैसे यह पतंग मेरी है, तो यह पतंग मेरी है, मैं उसकी ओर संकेत करके कह रहा हूँ या निश्चित कह रहा हूँ कि यह पतंग मेरी है, इसलिए ही कह रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं कहता, तो इसीलिए। ठीक है, अगला क्या है, अगला दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों अनिश्चय से ही लग रहा है, ठीक है, कि वे शब्द या वस्तु, ठीक है, जो अनिश्चित हो, ठीक है, जिनका कोई प्रमाण ना हो, अनिश्चित हो, जिसको हम पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते हो। ठीक है, जैसे यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, इसे क्या कहते हैं, इसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे दरवाजे पर कुछ लोग आ गए हैं, तो दरवाजे पर कुछ लोग आ गए हैं, निश्चित तो नहीं है। अगर बोलते दरवाजे पर क्या है, मुकेश खड़ा है, तो वह निश्चित हो सकता है, दरवाजे पर मुकेश खड़ा है तो वह निश्चित है क्योंकि हम उसे जान रहे हैं। लेकिन जब यह कहेंगे कि दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं, तो वह निश्चित नहीं है कुछ लोग में कौन कौन से आते हैं, इसलिए क्या है, इसलिए वह अनिश्चित वाक्य। और है कि कोई आ रहा है, अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर या उसका नाम लेके बुलाते कि वह आ रहा है, तो वह निश्चित होता। लेकिन कोई आ रहा है यानी अनिश्चित है, क्योंकि उसका पता नहीं है कि कौन आ रहा है। ठीक है, उसका पता नहीं कि कौन आ रहा है, इसलिए वह क्या है, वह अनिश्चित है। उसी प्रकार कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, ठीक है, या कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है या पता नहीं है, कोई बुला रहा है, कोई क्या है, कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसी प्रकार कोई आपसे मिलने आए हैं, ठीक है, कोई आपसे मिलने आए हैं, कोई आपसे मिलने आए हैं क्या है, कोई शब्द क्या है, कोई यानी अनिश्चितवाचक है, कोई आपसे मिलने आए हैं जिनका कोई नाम नहीं है। ठीक है, जिनका कोई निश्चित नहीं है कि यह कौन है, तो कोई आपसे मिलने आए हैं, तो इसलिए ये जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। और नीचे लिखा उपयुक्त वाक्यों में कोई और कुछ,
ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है अनिश्चयवाचक शब्दों में क्या है, कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक वाक्य में कोई और कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, यह क्या है, आगे देखिए। अगला है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जैसे कि प्रश्नवाचक से ही लग रहा है कि यह ऐसे सर्वनाम होंगे जो प्रश्न करते होंगे। ठीक है, या जिसमें प्रश्न प्रयुक्त किए जाते होंगे। तो वही लिखा है कि वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाएं। ठीक है, जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाएं, यानी क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते ही हैं, किंतु क्या है, किंतु वाक्य प्रश्नवाचक बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम से लग रहा है कि इसमें क्या है, इसमें प्रश्न पूछने की बात की जाएगी, अर्थात जिन वाक्य शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में क्या है, प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा ही रहता है। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह किसकी कलम है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क भी लगा है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा क्या है, या तो क्या से शुरू होगा, या कौन का प्रयोग होगा, या कैसे का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या, कौन, कैसे, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यह किसकी कलम है, तो यह किसकी कलम है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन खेल रहा है। ठीक है, कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, ये नहीं पता है, ये पूछा जा रहा है कि कौन खेल रहा है। जो शब्द पूछे जा रहे हैं, जो यानी यहाँ पूछने की बात हो रही है, ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। इसी प्रकार दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है यानी पूछा जा रहा है कि कौन खड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये प्रश्नवाचक शब्द हो जाएंगे। वैसे आपका क्या नाम है। ठीक है, आपका क्या नाम है, तो आपका क्या नाम है यानी क्या, क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या, कौन, कैसे शब्द वाक्य के प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, अतः यह क्या हो जाएंगे, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। आगे देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, तो जो चौथा है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हों। वह सर्वनाम जो दो वाक्यों के को जोड़ता हो। संबंध मतलब संबंध शब्द से ही पता चल रहा है, क्या है, वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हो, यानी भाई जब दो वाक्य जुड़ेंगे तभी तो संबंध बनेगा। इसी प्रकार परिभाषा अगर देखें तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाएं, वो क्या कहलाते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे, जैसे क्या है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख लीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंधवाचक सर्वनाम में मुहावरे, मुहावरों और
यानी संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है, मुहावरों और लोकोक्तियां क्या है देखने को मिलता है, यानी इसका प्रयोग अधिक मिलता है। जैसे जिसकी लाठी उसका भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या है, ये एक मुहावरा है। उसी प्रकार जो करेगा सो भरेगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, तो क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो है एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से दो वाक्य मिलके एक दूसरे से क्या है संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए क्या है ये संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जैसा काम वैसा दाम। ठीक है, आगे देखेंगे, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, ठीक है, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। उसी प्रकार मैंने जो किताब दी थी वह तुम्हारी है, ठीक है, मैंने जो किताब दी थी वह तुम्हारी है, काम करोगे तो क्या है, फल मिलेगा, काम करोगे तो फल मिलेगा, यानी दो वाक्यों का आपस में क्या है संबंध हो रहा है। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार जिसका घर बड़ा है वह अमीर है, जिसका घर बड़ा है वह क्या है, वह अमीर है, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान मिलेगा। तो क्या है, ये शब्द जो वाक्य हैं, यानी ये शब्द क्या है, ये जो दोनों शब्द मिलके क्या है, दोनों वाक्य मिलके एक क्या है, एक उपवाक्य स्थापित कर रहे हैं या एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, वही क्या है, वही संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी नोट में देखेंगे कि इन सभी वाक्यों या उदाहरण में जिसकी उसकी जो सो, ठीक है, जैसी वैसी जैसा वैसा आदि शब्द का क्या है प्रयोग मिलता है, आदि शब्द का प्रयोग क्या है देखने को मिलता है। यानी मुहावरों और लोकोक्तियां जो होती हैं वह इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे याद देखे हैं, जिसे तुम देखोगे वह खुश हो जाएगा, ठीक है, जिसे तुम देखोगे वह खुश हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब मुहावरे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो स्वयं खुद या स्वतः अपने आप का बोध कराते हैं। निज मतलब स्वयं, निज मतलब क्या है, स्वयं यह स्वतः क्या है, निज शब्द से ही पता चल रहा है कि वे सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या है, जैसे अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो ऐसे सर्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के वाक्यों में आप, अपना, अपने, आप, ठीक है, अपने आप, अपने ही, स्वयं, निज, खुद का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अपना, अपने आप ही, स्वयं और निज तथा खुद का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, तो मैंने अपना कार्य, अपना कार्य यानी स्वयं का कार्य, तो जहां स्वयं और निज यानी अपनी बात की जाए वहां क्या होगा, जहां स्वयं और अपनी बात की जाए वहां निजवाचक सर्वनाम होंगे। उसी प्रकार अगला वाक्य है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा यानी स्वतः चला जाऊंगा, ठीक है, जहां स्वतः या स्वयं की बात होगी वहीं क्या होगा, वहीं निजवाचक सर्वनाम होगा। और कुछ उदाहरण देखें, मैं स्वयं सहारनपुर जाऊंगा, मैं स्वयं, स्वयं जाऊंगा, तो स्वयं क्या है, स्वयं यानी निज का बोध करा रहा है, तो निज का जब बोध कराएगा तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जो निज का बोध कराएगा वही क्या कहलाएगा, वही निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसी प्रकार मैं अपना काम स्वयं करूंगा, स्वयं करूंगा, स्वयं करूंगा का अर्थ क्या है, खुद से करूंगा, जहां खुद से या स्वयं या निज की बात की जाए वहां क्या है, वहां निजवाचक सर्वनाम होंगे। उसी प्रकार यह मेरी निज की बात है, यह मेरी निज की बात है यानी स्वयं की बात है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार क्या है, हमें तुम अपने से ही क्या है, हमें तुमसे अपने से ही बात करनी चाहिए, तो क्या है, हमें तुमसे अपने से बात करनी चाहिए, यानी अपने से ही का क्या मतलब है, निजवाचक की बात है, यानी
यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे वे सर्वनाम जो किसी तीन पुरुष का वर्णन करते हैं, जो किसी तीन पुरुष का वर्णन करते हैं, वो तीन पुरुष कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या हो जाएंगे, और अन्य पुरुष हो जाएंगे। हमने अभी बताया क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कुल तीन पुरुष आते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, जिसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और क्या है, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हम अगली कक्षा में क्या है, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।